लीजिए मैं आगाज़ करता हूँ सीटेट के लिए सीडीपी, ठीक है। सीडीपी का मैं डिस्कशन लेके आ गया हूँ और आप लोगों की चिंता करने की कोई ज़रूरी नहीं है। मैं सीटेट ये 6 सितंबर 2026 के लिए मैं देखते हुए मैं इस क्लास को लेके आया हूँ। यह बाल विकास का 30 क्वेश्चंस होगा। ये 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए यह क्लास जो है ना सफिशिएंट है, ठीक है। और दोनों क्लास जो है ना क्लास वाले इसको देखेंगे, बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे। भले यह पेपर 1 के लिए क्लास है, आपको देखने के लिए ये क्वेश्चन मतलब मिलेगा, लेकिन ये पेपर 2 के लिए भी है और पेपर 1 के लिए भी है। क्योंकि कंटेंट और सिलेबस की बात करें तो ये क्या है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में क्या है, दोनों में सेम है, थोड़ा भी अंतर नहीं। आप सिलेबस को डाउनलोड करके सीबीएसई वाले आप जो है ना गूगल पे जाके सीबीएसई वाले साइट पे जाइए और वहाँ पे आप क्या कीजिए, सिलेबस को डाउनलोड कीजिएगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में क्या है, दोनों में सेम सिलेबस है, थोड़ा भी अंतर नहीं है। A to Z सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो सीडीपी के लिए जो है ना आपको सेम टू सेम जो है ना देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? तो सिलेबस मिलेगा, ठीक है। इसीलिए सीडीपी को पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का हो, दोनों को देख लेना चाहिए, ठीक है। और इससे बेनिफिट होगा, ठीक है। तो चलिए जो है ना ये 2011 का क्वेश्चन है, अब मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई? तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो पहला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में क्या है, यहाँ पे एक शिक्षक में निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता किसको मानना चाहिए? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें सबसे क्या धैर्य और दृढ़ता होगा, और क्या शिक्षण और विषय के ज्ञान में दक्षता होना चाहिए। और ऑप्शन इसमें सी क्या है, अति मानक भाषा में क्या पढ़ाने में दक्षता, ठीक है। और ऑप्शन डी क्या दिया है, पढ़ने की उत्सुकता, ठीक है। तो इसको बताइए, इसमें से राइट आंसर तो आपको दिख रहा होगा कि ए होगा। चलिए इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं क्या है। तो इसका जो है एक्सप्लेन क्या हो जाएगा, ये पहला इसका हो जाएगा, इसका आंसर तो पहला हो जाएगा। और ये कह क्या रहा है जी? तो ये कह रहा है प्राथमिक, इसका एक्सप्लेन आप देखिए, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता। ये देखिए ये वाला पॉइंट, धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में क्या रहना चाहिए, धैर्य और दृढ़ता रहना चाहिए, जिससे कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र छात्रा की सहजता से क्या समस्याओं का समाधान कर सके। यानी क्या है, कहने का मतलब है आप धैर्यपूर्वक, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा जो है ना ज़्यादा जानता है, कोई कम जानता है, आप क्या कीजिएगा, धैर्य और दृढ़ता से क्या कीजिएगा, उसको शिक्षण नहीं कीजिएगा, शिक्षण नहीं दीजिएगा, तो क्या बच्चा समझ पाएगा? क्या उसको क्या कीजिएगा, मानक भाषा का प्रयोग कीजिएगा, उत्सुकता, उसको क्या पढ़ने की उत्सुकता जो दिलवाइएगा, क्या उसको शिक्षण पद्धति और विषय वस्तु का ज्ञान दीजिएगा। तो क्या विषय वस्तु का ज्ञान देने से क्या बच्चा जो है ना समझ जाएगा, हो जाएगा, उसका समझदारी बन जाएगा? नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये गलत है। इसका क्या आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद ही क्या करना पड़ेगा, तो ये धैर्य और दृढ़ता क्या करना चाहिए, जो है ना धैर्य और दृढ़ता से बच्चों को क्या करना चाहिए, शिक्षण करवाना चाहिए, क्या है, ये ज़रूरी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या हो जाएगा, तो अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें स्क्रीन थोड़ा छोटा पड़ रहा है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। और आपको जो है ना यहाँ पे हम जूम कर दिए तो आपको अब दिखेगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण क्या है, शिक्षार्थियों को पूरी कक्षा में जो है ना कभी भी बैठने की अनुमति देता है, ठीक है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं और सामूहिक पठन करते हैं, सामूहिक यानी ग्रुप में। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ क्या करते हैं, चुपचाप बैठकर क्या होता है, अपने आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। और एक अभिभावक पेरेंट्स को यह पसंद नहीं है, ठीक है, यह पसंद नहीं आता है। और इस स्थिति में यह निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर, यहाँ पे क्या पूछा है, सबको हटाते देखिए, यहाँ पे बेहतर क्या कर रहा है, बेहतर हो सकता है।
अच्छा बताइए, ऑप्शन ए है अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। होगा ये ऑप्शन होगा जी नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। अनुभाग बदलने से क्या होगा, बच्चे क्या होगा, अनुभाग बदलने से उसमें क्या हो जाएगा, गुण आ जाएगा, जो है सीखने का गुण आएगा। देखिए आगे देखिए, दूसरा क्या है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और क्या है और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा, ये देखिए चर्चा करनी चाहिए। ये बच्चा कैसे पढ़ेगा, क्या अलग बैठाने से, अलग करने से क्या होता है, बच्चे में क्या होता है जी, बच्चे में जो है ना हीनता आ जाता है, ठीक है। आप उसको तो क्या ग्रुप में ही चर्चा करेंगे, बैठाएंगे, पढ़ाएंगे। और यहाँ पे क्या कर, अभिभावक की बात कर रहा है, तो अभिभावक किससे बात करेंगे यदि इस तरह का है, तो अभिभावक क्या है इसमें, अभिभावक शिक्षक से क्या करेंगे, शिक्षक अभिभावक को शिक्षक पर क्या करना चाहिए, विश्वास व्यक्त करना चाहिए। और क्या है, शिक्षक के साथ क्या करना चाहिए, समस्या का चर्चा करना चाहिए। ऑप्शन सी देखिए, अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। क्या निकाल देगा जी नहीं। अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेन देखिए, तो एक्सप्लेन देखिएगा तो क्या है, यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों को पूरी शिक्षा में कभी भी पूरी कक्षा में, सॉरी शिक्षा बोले यहाँ पे, कक्षा में कभी भी बैठने की अनुमति देता है, ठीक है, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठते हैं, ठीक है, तथा चर्चा करते हैं, और कुछ सामूहिक पठन करते हैं, सामूहिक पठन या समूह में बैठकर पढ़ते हैं, ठीक है, समूह में बैठकर क्या है पढ़ते हैं, तथा कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं। अगर इस स्थिति में छात्र के बैठने पर किसी अभिभावकों को परेशानी ठीक है, परेशानी होती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो उन्हें ये ठीक नहीं लगता है, ठीक है, सबसे पहले शिक्षक से बात करनी चाहिए और तथा शिक्षक पर विश्वास करनी चाहिए, ठीक है, समझ गए। तो इसका राइट आंसर क्या देखे थे, इस ऑप्शन में इसका राइट आंसर क्या देखे थे, तो ऑप्शन नंबर क्या देखे थे, इसका बी देखे थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, देखिए अगला इसमें क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से क्या है वस्तु व क्या है घटनाओं के विषय में क्या चिंतन प्रारंभ करता है। तो ऑप्शन क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और क्या है दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा क्या है संवेदी प्रेरक अवस्था। तो इसमें से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी मूर्त कंक्रीट में इसमें क्या करना चाहिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। क्या कह रहा है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करता है। तो वस्तु और घटना के बारे में बच्चा कैसे चिंतन करेंगे, देख कर करेंगे, क्या करेंगे, देख कर ही करेंगे। वैसे बिना देखे किसी के बारे में क्या है बच्चे नहीं चिंतन कर सकते हैं, बिल्कुल ही नहीं चिंतन कर सकते हैं, बिना किसी चीज़ के बारे में तार्किक लॉजिकल चिंतन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें एक्सप्लेन देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे किसी वस्तुओं व घटनाओं के विषय में क्या चिंतन प्रारंभ करता है, ठीक है। इस अवस्था का प्रारंभ 7 से 11, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितना होता है जी, 7 से कितना 11 वर्ष का होता है। क्या होता है, 7 से 11 वर्ष का होता है, ठीक है, होता है। और इस अवस्था में बच्चा तार्किक चिंतन व वस्तुओं को समझने योग्य हो जाते हैं, वस्तु को समझते हैं। और मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चों में क्या है, इस अवस्था में प्रमुख 5 योजनाओं का क्या किया है, विकास किया है। क्या किया है, 5 योजनाओं का विकास क्या किया है। पहला है संरक्षण, दूसरा है संख्या बोध, तीसरा है क्रमबद्धता, और डी है वर्गीकरण, ठीक है। और चौथा क्या है, पारस्परिक संबंध का क्षमता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वस्तुओं का घटना और चिंतन जो है ना मूर्त अवस्था में ही बच्चा कर सकता है, ठीक है, कंक्रीट अवस्था में कर सकता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन को देखिए। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, तो चौथा क्वेश्चन है
क्या मन का मानचित्रण संबंधित है। साहित्यकार की क्रिया योजना से मन का चित्र बनाने से मन की क्रियाशीलता पर क्या है, क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, और क्या डी ऑप्शन क्या है, बोध, यानी बोध मतलब क्या होता है जी, समझ बढ़ाने की तकनीक से। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे देखिए, मन का चित्रण का अर्थ क्या है, मन की क्रियाशीलता पर अनुबंध से होता है। ठीक है, क्या होता है जी, मन की क्रियाशीलता क्या होता है, मन का क्रियाशीलता पर अनुसंधान से क्या होता है, अर्थ इनका क्या है, अर्थानुसार किसी कार्य को क्या है, किसी कार्य को करने से पहले उसकी क्या किया जाता है, एक रूपरेखा मन में बना ली जाती है। क्या कर ली जाती है? बना ली जाती है। ठीक है, मन का चित्रण का मतलब क्या है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान। मन की क्रिया का मतलब क्या होता है जी, मन की चित्रण का अर्थ क्या होता है, क्रियाशीलता पर अनुसंधान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मन का चित्रण मतलब मन की क्रियाशीलता पर अनुबंधन से हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वीं क्वेश्चन इसमें देखिए, 5 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर क्या है, विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्या को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा। तो ऑप्शन क्या है, क्या महंगी और चमकदार क्या है, सहायक सामग्री का प्रयोग करना। महंगी और चमकदार सहायक सामग्री, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा जी। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। सरल और पाठ्य पुस्तक नहीं, सरल ऐसा नहीं है। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। कहानी पद्धति का प्रयोग, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, डी। तो क्या होगा, डी इसका राइट आंसर कैसे होगा, क्षमता के अनुसार, क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। बच्चे का जो है ना वेट है, क्षमता है पढ़ने का, जो है ना ए से लेकर के जो है ना, मान लीजिए अ से लेकर के य लगा तक। ठीक है, आप उसको ज़्यादा वेटेज दीजिएगा तो वो क्या है, पढ़ पाएगा, समझ पाएगा, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा, समझ पाएगा। प्राथमिक स्तर पर जिस तरह की शिक्षा देना चाहिए उससे देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 5th क्लास का बच्चा को 6th क्लास का जो है ना 6th क्लास का क्या कर सकते हैं, जो है ना शिक्षा नहीं कर सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेन देखिए। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधित समस्याओं को क्या किया जाता है, सीखने समस्याओं को संबोधित करने का क्या सबसे बेहतर तरीका है। ठीक है, अगर किसी शिक्षार्थी को कुछ समस्या है तो उनके लिए एक नहीं बल्कि उनकी क्षमता के अनुसार उसे विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए, क्षमताओं के अनुसार। ठीक है, क्षमता से बाहर नहीं, ताकि प्राथमिक स्तर पर छात्र को पूर्ण रूप से समझ सके। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो रहा है, तो इसका राइट आंसर डी इसका राइट आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थी में सृजनात्मकता का पोषण करता है। इसका क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है जी, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का क्या पोषण करने में अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, विद्यार्थियों के जीवन के प्रारंभ से उपलब्ध के लक्ष्यों पर बल, यहाँ पे बल की बात करें, बल देना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल की बात नहीं होना चाहिए। सी नंबर देखिए, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग, यहाँ पे कोचिंग करना नहीं, बिल्कुल कोचिंग नहीं कराना चाहिए। और डी क्या कह रहा है, अच्छा शिक्षक के व्यवहार मूल्य के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। ठीक है, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। जो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी में अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराने से ही शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का क्या किया जाता है जी, सृजनात्मकता का पोषण करता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। तो पियाजे के अनुसार, किसके अनुसार, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त की बात कर, अमूर्त नहीं, अमूर्त अवस्थाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता। अमूर्त बिना देखे हुए किस अवस्था में हो जाएगा जी? तो अवस्था क्या हो जाएगा? पहला देखिए, पहला क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये क्या होता है जी? ये 12 वर्ष से ऊपर की होता है, ठीक है। संवेदी पेशी अवस्था, ये जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होता है। पूर्व, ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था होता है। मूर्त, ये क्या होता है? 7 से 11 वर्ष की अवस्था होता है, ठीक है। तो बिना देखे हुए जो है ना, बिना देखे हुए विषय वस्तु तार्किक चिंतन आरंभ किस में कर सकता है? ये 12 वर्ष से ऊपर की बच्चा क्या कर सकता है? किसी विषय वस्तु को तर्क करता है, तर्क वितर्क कर सकता है, बिना देखे कर सकता है। तो इसका तार्किक चिंतन किस में करेगा? कौन सी अवस्था में? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेन देखिएगा, चलिए देख लीजिए एक झलक देखिए इसको। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से ऊपर 12 वर्ष एवं ऊपर, ठीक है, यानी उसके ऊपर से ऊपर की अवस्था होता है 12 से ऊपर, ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। क्या है जी? संज्ञानात्मक, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। यह 11 के बाद, यह 11 क्या है लिखा है? 11 वर्ष के बाद होता है और मूल रूप से यह अवस्था तार्किक चिंतन की अवस्था होता है, तर्क वितर्क करने की अवस्था होता है। अर्थात इस अवस्था में यह बालक अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं के विचार के संबंध में जो है ना, विचारों के संबंध में विचार करने में समर्थ हो जाता है। और बालक क्या उद्दीपकों को अनुपस्थिति में क्या किया जाता है? अनुपस्थिति में भी उनके विशेषताओं, उपयोगिताओं एवं अन्य बिंदुओं के बारे में सोच करता है, ठीक है। और बालक के चिंतन परिपक्व हो जाते हैं। तो यह कह रहा है, ठीक है। तो क्या समझे इसमें? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं थ्योरी का क्लास भी लाऊंगा, ठीक है। थ्योरी जीन पियाजे से रिलेटेड मैं थ्योरी के क्लासेस में लेक्चर देंगे, ठीक है, हम वो भी जल्द लाएंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्या कह रहा है भाई? तो आगे क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि क्या हो सकता है? देखिए, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है, किया जाना चाहिए, सही बात है। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्या, ठीक है, व्याख्या स्पष्टीकरण करना चाहिए, ठीक है। ये और ये तो नहीं होगा। चलिए, कक्षा में अधिक परीक्षा पर अपेक्षित ध्यान देना चाहिए। आवधिक मतलब अधिक परीक्षा पर क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। क्या अधिक परीक्षा देंगे तो बालक क्या होगा? उसका शिक्षण समृद्ध क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा, सही हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला देखिए, अगला है क्या वास्तविक दुनिया। अच्छा, वास्तविक दुनिया में क्या उदाहरणों को कक्षा में लाया जाना चाहिए, ठीक है, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से क्या है अंतःक्रिया करे और शिक्षक उसे उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए, वास्तविक दुनिया, ठीक है, वास्तविक दुनिया में क्या वास्तविक दुनिया के उदाहरण से कक्षा में क्या लाया जाना चाहिए और विद्यार्थी को एक दूसरे से अंतःक्रिया करके शिक्षण को क्या करना चाहिए? प्रक्रिया को सुगम बनाना चाहिए। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, ठीक है। एक्सप्लेन देखते हैं, इसका एक्सप्लेन क्या कह रहा है। चलिए आ जाएगा स्पष्टीकरण। सीखना समृद्ध हो सकता है, ठीक है, यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाए तथा जिससे शिक्षार्थी एक दूसरे के अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। क्योंकि शिक्षार्थी वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को निरंतर देखते हैं तथा सुनते हैं, इसलिए जो देखते हैं सुनते हैं, इसलिए क्या है, अगर शिक्षक वास्तविक दुनिया के बारे में उदाहरण कक्षा में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? लाएंगे तो क्या हो जाएगा? वह उसको क्या होता है? समझने में आसान होगा। यह वास्तविक दुनिया क्या है? उदाहरणों को कक्षा में लाएंगे और समझाएंगे तो शिक्षार्थियों क्या होगा? समझने में सरलता होगा। वही बात हुआ जो क्या वास्तविक दुनिया से जोड़ेंगे कि वास्तव में क्या चल रहा है जो है ना,
उस हिसाब से बच्चे को बताएंगे तो बच्चा क्या होगा, जल्दी से जल्दी उसको कैचिंग क्षमता वो क्या सीख पाएगा, अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है, इसलिए इसका क्या है, जो बच्चे को हमेशा वास्तविक दुनिया से ही जो है ना बच्चे को शिक्षण ग्रहण करवाना चाहिए। ठीक है, उसको परीक्षा केंद्रित ये वगैरह जैसे कुछ नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, डी इसका राइट आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, तो अगला क्वेश्चन इसमें 9 नंबर है, तो 9 नंबर को देख लेते हैं। तो 9 नंबर क्या कह रहा है, चलिए 9 नंबर, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो सकता है। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है, आगे देखिए, सीखना लक्ष्योन्मुखी होती है। और डी नंबर क्या, अन अधिगम भी सीखने का प्रक्रिया है। अच्छा है ऐसा। और डी नंबर देखिए, शिक्षण संस्था ही एकमात्र संस्था है जहां अधिगम ठीक है प्राप्त करना होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या नहीं पूछा, ये सब तो सही है भाई, ये सब तो सही है। जो नहीं है तो नहीं का भाई नहीं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं का भाई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा, नहीं, तो नहीं का भाई नहीं इसका राइट आंसर होगा। ये सब तो सही है, ये सब पॉजिटिव है, ये सब क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, और ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव भाई है। ठीक है, नहीं का भाई क्या हो जाएगा, निगेटिव, नहीं का भाई नहीं हो जाएगा, मतलब निगेटिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कैसे हुआ देखते हैं, एक्सप्लेन देखते हैं। तो एक्सप्लेन इसका क्या कह रहा है, एक्सप्लेन है, शिक्षण संस्था ही एकमात्र, ही यहाँ पे देखिए पहले लगाए थे, ही एकमात्र ये सभी क्या है, ये निगेटिव नहीं में आता, निगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है, ये सब क्या होता है, निगेटिव पॉइंट होता है। संस्था जहाँ अधिगम प्राप्त होता है और सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए। यहाँ पे देखिए नहीं माननी चाहिए, ऐसा होता है, नहीं मानना चाहिए। ठीक है ना, देखिए क्योंकि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो अगर किसी शिक्षार्थी में सीखने की प्रवृत्ति है तो ना उसे शिक्षार्थियों की शिक्षण संस्था ही एकमात्र संस्था नहीं है, बल्कि क्या है, अपने ज्ञान को किन्हीं भी किसी अध्यापक को क्या सहायता से प्राप्त कर सकता है। तो इसका क्या होगा, इसमें एक मात्र की बात करा, ही की बात करा, यहाँ पे नहीं की बात करा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका डी इसका राइट आंसर हो रहा है। क्या हो रहा है, डी इसका राइट आंसर हो रहा है। चलिए 10 नंबर देखते हैं। तो 10 नंबर क्या है, 10 नंबर है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित बच्चा। दृष्टिबाधित विद्यार्थी का मतलब होता है जो देख नहीं पाता है, जो देख नहीं पाता वो दृष्टिबाधित होता है। ठीक है, तो दृष्टिबाधित बच्चे क्या हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है ना, अक्षर राइटिंग का थोड़ा जो है ना डिस्टर्ब आपको थोड़ा मोड़ा लग रहा होगा, उसके लिए जो है ना ये आगे वाले क्लास में इस तरह का नहीं होगा। ठीक है, और इसमें थोड़ा जो है ना थोड़ा मोड़ा इसको मध्य नज़र देखते हुए इसको देखिएगा। ठीक है, चलिए 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, तो क्या इसका जो है ना, इसका जो है ना आंसर हो जाना चाहिए। तो 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित है, जो बच्चा थोड़ा नहीं देखता, कम देखता है। ठीक है, या देख नहीं पाता है, नहीं देखता, तो इसका जो है ना देख लीजिए ऑप्शन क्या है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ कक्षा में मान्यता रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। और एक देखो यहाँ पे श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यही तो हो जाएगा, जो बच्चा नहीं देख पाता उसको सुनकर शिक्षा दीजिए, उसको सीडी टाइप से, उसको रेडियो के माध्यम से उसको क्या शिक्षा दे सकते हैं, सुनकर ही शिक्षा ग्रहण कर सकता है, वो देखकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन देखिएगा, देख लीजिए। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कई विशेष व्यवहार न करके बल्कि उनके साथ कक्षा में श्रव्य सीडी यानी सुनने वाला के जो है ना सुनने वाले के माध्यम से क्या होना चाहिए, उसे सीखने का सहायता उपलब्ध करानी चाहिए तथा उसके साथ भी एक सामान्य व्यवहार करनी चाहिए। उसके साथ भी अब जब नहीं देख रहा तो उसको सामान्य व्यवहार जो जनरल स्टूडेंट के साथ करते हैं वैसे उसको भी कीजिए, जो देखता है जो स्टूडेंट उसके साथ जैसे व्यवहार
व्यवहार कर रहे हैं, और ठीक उसी प्रकार जो नहीं देख रहा है बच्चा उसके साथ भी टीचर को उसी तरह का व्यवहार करनी चाहिए, ना कि उसको नज़रअंदाज करके उसको जो है ना नज़रअंदाज कर देनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह भी आपको एक्सप्लेन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चे की क्या सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। सही, ठीक है, निगेटिव पूछा है। चलिए तो क्या है ऑप्शन ए देखिए, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। बी क्या है, तो शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का क्या नियमित रूप से बाहर निकलना। ठीक है, और ऑप्शन डी है क्या संगति की आवश्यकता है। ठीक है, शास्त्रीय ध्यान यानी क्या संगति की आवश्यकता। ठीक है, और क्या है देखिए यहाँ पे डी क्या है, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें नहीं पूछा है, निगेटिव पूछा है, तो इसका राइट आंसर शरीर में अवशिष्ट पदार्थों के नियमित रूप से बाहर निकलना क्या कहलाएगा, यही इसका राइट आंसर कहलाएगा। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। एक्सप्लेन इसका क्या है, तो शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना एक शारीरिक आवश्यकता है, न कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। ये कैसे होगा जी, बिल्कुल नहीं, सामाजिक कैसे हो जाएगा, सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्था क्यों होगा इसमें, तो इसमें बात कुछ और है, यहाँ पे कुछ और दे दिया है, तो इसलिए गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्या कह रहा है। चलिए 12 नंबर कह रहा है, वह कौन सा क्या स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। कहाँ पे किया जा सकता है संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित कहाँ किया जा सकता है, क्या खेल के में, डी नंबर पहले देखिए ऑप्शन खेल के मैदान में, बी देखिए सभागार में, सी देखिए घर में, डी यहाँ पे एक देखिए 1 नंबर विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका सबसे पहले राइट आंसर हो जाएगा। अब संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर कहाँ बनाया जा सकता है, तो क्या कहाँ बनाया जा सकता है, विद्यालय एवं कक्षा जो है ना पर्यावरण। ठीक है, एक्सप्लेन देखिए जो है ना यहाँ पे देखिए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के द्वारा ही बच्चे के संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान से संबंधित विकास को सबसे बेहतर तरीके, ठीक है, सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ही एक ऐसा संस्थान है जहां उसे शिक्षार्थी को ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं और उसकी समस्याओं को निदान किया जा सकता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 13 है, ठीक है, अभी 13 नंबर पे आए हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो अगला क्वेश्चन इसमें है, अगला क्वेश्चन क्या है, डैश को एक प्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। ठीक है, तो किसको माना जाता है, ऑप्शन ए देख लीजिए, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, क्या ये होगा शिक्षक द्वारा उपचारात्मक कार्य। दूसरा देखिए शिक्षार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, ये होगा। तीसरा देखिए कक्षा में एकदम खामोशी चुपचाप मुंह पे हाथ लेके बैठना एकदम, और ये होगा क्या, देखिए डी नंबर देखिए कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, क्या अधिकतम उपस्थिति वाला होगा, कक्षा में ज़्यादा बच्चे की संख्या उससे होगा। तो देखिए इसका क्या होगा, तो इसका क्या राइट आंसर होगा, क्या डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। अभिप्रेरित मतलब क्या, अभिप्रेरित यानी मोटिवेशन, इसमें क्या हो जाएगा जी, इसका राइट आंसर क्या होगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, अभिप्रेरित। ठीक है, अभिप्रेरित, तो कैसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन देखिएगा, देखिए विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, क्योंकि अभिप्रेरक किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं, मोटिवेशन। अभिप्रेरक मतलब मोटिवेशन। छात्र अपने अधिगम संबंधी क्या है लक्ष्यों, यहाँ पे क्या है लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकते हैं यदि अभिप्रेरित मोटिवेशन अध्यापक छात्रों के पूर्व अनुभवों तथा विशेषकर रुचि को प्रयोग में लाकर अधिगम क्या किया था, अधिगम के लिए अभिप्रेरित करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तो समझ में आया होगा।
चलिए अगले 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से क्या बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है। इसमें कौन सा बुद्धिमान लक्षण बच्चों का नहीं है? तो क्या इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा है, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, क्या ये होगा? अगला है, वह जो अमूर्त रूप से, वह क्या है, वह अमूर्त रूप से क्या होता है, सोचता है, अमूर्त रूप से सोचता है, बिना देखे सोचता है, वो अमूर्त रूप से सोचता है, क्या ये होगा? अगला क्या करे, वह जो क्या है, नए परिवेश में स्वयं को क्या समायोजित कर सकता है, क्या यह होगा? अगला देखिए यहाँ पे, अगला क्या करे, वह जो क्या लंबे निबंधों को क्या किया, बहुत क्या जल्द रटने की क्षमता को क्या किया, रटने की क्षमता क्या क्षमता रखता है, क्या रटने की क्षमता रखता है, ठीक है, क्या यह होगा? तो यहाँ क्या पूछा, नहीं पूछा, तो यही होगा, रटना क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव का भाई क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव का भाई निगेटिव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन चलिए देखते हैं, तो एक्सप्लेन कह रहा है, वे बच्चे जो किसी भी लंबे प्रश्न के उत्तर को समझने की जगह उसे रटने की क्षमता रखते हैं, और रटने से छात्र उसे हल करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं सकते हैं, ठीक है, जिससे उसे आगे की प्रश्न में समस्या होगी, ठीक है। अतः रटन यानी रटना बुद्धिमत्ता बच्चों की लक्षण नहीं है। रटना क्या है, बच्चों का लक्षण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो रहा है, इसका राइट आंसर डी, इसका राइट आंसर क्या हो रहा है, डी इसका राइट आंसर हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है, बच्चे दुनिया के बारे में अपने समझ का सृजन करते हैं, तो इसका श्रेय डैश को जाता है। इसका बच्चे दुनिया के बारे में जो है ना तर्क वितर्क करता है, तो इसका श्रेय क्या है? ये तर्क वितर्क कौन बताया जी? पाउलो बताया, स्किनर बताया, कोहलबर्ग बताया, पियाजे बताया। तो ये क्या कौन साहब बताएं? पियाजे साहब बताएं। पियाजे साहब क्या बताएं? पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपने समझ को सृजन करते हैं, ठीक है, अपने समझ क्या करते हैं, सृजन करते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, ठीक है, चलिए, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, तो दर्शाता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन स्कूल में, विद्यालय में काफ़ी बात करता है, तो किस चीज़ को दर्शाता है? तो इसको बताइए क्या है। यहाँ पे देखिए, शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, क्या ये होता है? अच्छा, अगला देखिए, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ये हो सकता है, ये ऐसा होता है जी। अगला देखिए, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसीलिए, ठीक है, घर से ज़्यादा विद्यालय में बात करता है, घर में मान्यता नहीं ज़्यादा मिलता है, इसलिए घर में उतना बात नहीं करता है, वही बात हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका तो हो ही जाएगा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन में क्या कह रहा है, कृतिका अक्सर घर में कम बात तथा विद्यालय में अधिक बात करता है, तो उसका कारण यह हो सकता है कि घर में उसकी बातों का ज़्यादा मान्यता न मिलती है। देखिए जो बोले भी वही हुआ, न मिलती हो, और अपेक्षाकृत विद्यालय में, यानी घर की अपेक्षा विद्यालय में इसलिए वह ज़्यादा बात करती है, क्योंकि घर जो है ना विद्यालय में ज़्यादा बात करती है, घर में कम, ठीक है। तो विद्यालय में उसको जो है ना ज़्यादा महत्व मिलता है, घर में महत्व ज़्यादा नहीं मिलता है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, फटाक देखिए अगला क्या है। तो आगे क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए, और निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के संबद्ध है? क्या पहला हो जाएगा सामाजिक, दूसरा है क्या मीडिया मनोवैज्ञानिक, सी क्या है शिक्षण मनोवैज्ञानिक, और चौथा क्या शिक्षण समाजशास्त्र। तो इसका बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या कह रहा है यहाँ पे, सामाजिक होगा, क्या होगा बताइए आप, राइट आंसर इसको बताइए, ठीक है। 17 का राइट आंसर बताइए, ठीक है।
तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए शिक्षा मनोवैज्ञानिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, शिक्षा मनोवैज्ञानिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, इसको एक्सप्लेन करना है, देखना है, चलिए देख लीजिए एक्सप्लेन क्या है। तो एक्सप्लेन देखिए यहाँ पे, एक्सप्लेन देखिए क्या है। तो क्या शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षिक परिपक्वता में बालक के व्यवहार का क्या है, अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल ठीक है, सुगम तथा प्रभावी बनाने का क्या है, विज्ञान है। ठीक है, और इसमें शिक्षण अपने शिक्षार्थियों को क्या क्षमताओं को समझने का प्रयास करता है तथा उसी अनुरूप उससे सुधार करने का प्रयास करता है। चलिए इसलिए राइट आंसर क्या हो रहा है उसमें, सी राइट आंसर हो रहा है। चलिए अगला देखिए, सीखने की प्रक्रिया में मोटिवेशन, चलिए पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। क्या यह करता है, शिक्षार्थियों को अपने दिशा में सीखने की योग्यता बनाती है। और देखिए अगला देखिए, शिक्षार्थी में सीखने का प्रति रुचि विकास करती है। जहाँ पे रुचि शब्द दिखे, ठीक है, तो यही तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेन देखना है, देखिए शिक्षण अभिप्रेरणा मोटिवेशन यानी पढ़ाई लिखाई संबंधित प्रक्रिया में शिक्षार्थियों की भागीदारी का अच्छा के साथ उत्पन्न होने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, अतः अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, विकास करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो रहा है, तो सी इसका राइट आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करता है। पाठचर्या किसकी ओर संकेत करेगा जी, तो क्या है, विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिससे शिक्षार्थी प्रतिदिन अनुभव करता है। अनुभव रहे वो मार देना, ठीक, अनुभव, ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेन देखना है, देखिए शिक्षा क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम में जिसे शिक्षार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है की ओर संकेत करता है। तो इसका राइट आंसर, इसलिए इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उड़ा दीजिए क्वेश्चन को। चलिए आगे देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होता है। किस चीज़ पर आधारित होता है जी, शिक्षण पद्धति के शिक्षार्थी पर क्या विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर क्या। अगला देखिए, शिक्षण के शास्त्रीय सिद्धांतों पर। अगला देखिए, शारीरिक शिक्षा कार्यों के सिद्धांत पर। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर तो इसका बी हो रहा है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर बी हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले इसका एक्सप्लेन देखना है। देखिए, निम्न कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं पद्धति मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होता है, क्योंकि छोटे बच्चे सीखने, याद करने और जानकारी का प्रतीक बनाने समस्याओं को हल करने क्षमता समस्या स्तर पर होता है। इसलिए निचली कक्षा में शिक्षक की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो रहा है, बी इसका राइट आंसर हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। देखिए 21 नंबर, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत यानी बीता हुआ कल की अतीत का समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति की प्रति अनुक्रिया करता है और किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित होगा जी, क्या इसको देखिए, सीखने का प्रभाव नियम से होगा, क्या सीखने के प्रक्रिया के अनुवृत्ति नियम से होगा, सीखने की तत्परता नियम से होगा, क्या सीखने की क्या सादृश्यता नियम से होगा। तो इसमें से बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर से पहले इसको एक्सप्लेन देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए एक्सप्लेन क्या कह रहा है,
सीखने का सृजनात्मकता नियम के अनुसार बच्चा किसी नियम परिस्थिति, देखिए नियम या परिस्थिति के उपस्थिति पर उससे मिलती जुलती परिस्थिति स्मरण याद करता है, जिससे वह पहले भी अनुभव कर चुका है, और वह उसके साथ वैसी ही प्रतिक्रिया करेगी जैसे कि उनके क्या है पहली परिस्थिति एवं समस्या के साथ थी। चलिए, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 हुआ था, 22 22 इसका राइट आंसर क्या होगा? डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो क्या होगा इसमें राइट आंसर? देखिए, तो देखिए दूसरे के साथ क्या झगड़ना, देखिए अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, और क्या है डी ऑप्शन है सृजनात्मकता विचार। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डैश प्रतिभाशाली विद्यार्थी का संकेत नहीं पूछ रहा है ना, तो नहीं, तो ये दूसरे के साथ झगड़ना, क्या झगड़ने से हो जाएगा प्रतिभाशाली विद्यार्थी? प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या करता है? झगड़ता है? नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए एक्सप्लेन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी यानी बालक अपने समवयस्कों के साथ क्या सौहार्दपूर्ण यानी व्यवहार करता है, और उसके सहयोग करता है, और उनके साथ समंजन स्थापित करता है एक दूसरे से, ठीक है, और ना कि दूसरे के साथ झगड़ करता है, ठीक है। इसीलिए राइट आंसर ए इसका हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए जल्दी देखते हैं अब क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शिक्षण उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कैसे? देखिए, विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा, ठीक है, विशेष विद्यालयों में क्या है विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा और अन्य सामान्य बच्चों के साथ, ठीक है, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर तो डी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेन, राष्ट्रीय क्या लिखा है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी NCF 2005 में क्या समावेशी शिक्षा की क्या संतुष्टि की गई है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चों सामान्य एवं विशेष को एक ही संस्थान पर शिक्षा दी जाती है, ठीक है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? सामान्य बच्चों के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्या, आकलन को उपयोगी एवं रोचक प्रतिक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति संकेत होना चाहिए। क्या शिक्षार्थियों को क्या है विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत विद्यार्थियों की उपलब्धता देना, ठीक है। शिक्षक और सह शिक्षक क्षेत्रों में शिक्षार्थियों के क्या सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना चाहिए। अगला क्या, फीडबैक प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगला है क्या, अलग अलग विद्यार्थियों की तुलना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका राइट आंसर से पहले एक एक्सप्लेन है, पहले देखिए तब बताते हैं। एक्सप्लेन क्या है? एक्सप्लेन है आकलन को उपयोग और रोचक प्रतिक्रिया बनाने के लिए शिक्षक और सह शिक्षक क्षेत्रों में शिक्षार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीका का प्रयोग करना चाहिए। इसमें क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो रहा है? इसका राइट आंसर डी इसका राइट आंसर हो रहा है। क्या हो रहा है? डी इसका राइट आंसर हो रहा है। देखिए इसमें जो है ना इमेज जो है ना कुछ धुंधला दिख रहा है, तो इसे क्षमा चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा देखने में पढ़ने में मुझे भी थोड़ा दिक्कत लग रहा है, दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर पढ़िएगा। देखिए पढ़िए, आकलन को क्या है ये क्वेश्चन हुआ है।
ये फिर से पढ़ते हैं। आकलन का उपयोग और रोचक प्रतिक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति संकेत होना चाहिए। डैश के प्रति क्या होना चाहिए? संकेत होना चाहिए। तो क्या कह रहा है? ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों को बुनियादी या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। बी क्या है? क्या शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में नए विद्यार्थियों की सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को क्या प्रयोग करना चाहिए। फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग और अलग विद्यार्थियों को करना चाहिए। इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका राइट आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर देख लेते हैं। 25 नंबर क्या कह रहा है जी? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? एक्सप्लेन देखना है। चलिए एक्सप्लेन को आपको दिखाते हैं। 25 नंबर का एक्सप्लेन देखना है। तो 25 नंबर का एक्सप्लेन देखिए। डिसलेक्सिया संबंधित विकार है जिसे बच्चों को अक्षरों पहचानने नहीं पहचान नहीं पाता है। डिसलेक्सिया में जो है ना अक्षर क्या जाता है बच्चों अक्षर को पहचान नहीं पाता है, जिस कारण वो उसे पाठ पुस्तक पढ़ने में समस्या महसूस होता है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख लीजिए, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पठन पाठन। ठीक है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन पाठन से संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन और शेष है। ठीक है, तो शेष क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तो फटाफट देखने से पहले देखिए इसमें क्या कर रहा है? बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभाती है। क्या निभाती है? क्या अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ, और क्या है? डी क्या है? नकारात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अग्रोन्मुखी हो जाएगा, यानी एक्सप्लेन देखिए। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए तथा उसे और अच्छा करने के लिए क्या होता है? प्रोत्साहित करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है विकास कभी न रुकने या विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, सही बात है। यह विचार किससे संबंधित है? क्या निरंतरता का सिद्धांत से, एकीकरण सिद्धांत से, अंतःक्रिया सिद्धांत से, और अंतर संबंधित क्रिया सिद्धांत से, अंतर संबंधित सिद्धांत से? तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। चलिए 28 नंबर होगा, 28 नंबर देखिए। ठीक है, 28 नंबर देखने से पहले रुकिए, 28 नंबर अब देखिए 28 नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखिए 28 पहले इस क्वेश्चन पर सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ाया? पावलोव, जीन पियाजे, ठीक है, वाइगोत्स्की, और क्या गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। तो इसमें से बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया जी? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी सीखने का क्या है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत को जर्मनी के गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने क्या है? बढ़ाया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो रहा है? इसका राइट आंसर इसका डी हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्कों समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? प्रौढ़ावस्था, क्या बाल्यावस्था, क्या पूर्व बाल्यावस्था, और किशोरावस्था? तो क्या होगा? जो है ना इनमें से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्कों समूह के सक्रिय होता है? तो यह किशोरावस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? यह किशोरावस्था हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं की पहचान की गई है। तो क्या है? किसके द्वारा? एरिक्सन द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पियाजे द्वारा हो जाएगा। बौद्धिक विकास का सिद्धांत 4 अवस्था कौन दिया है? तो पियाजे साहब ने दिया है। चलिए ये क्या है? पियाजे साहब ने एक्सप्लेन देखना है। चलिए देख लीजिए इसका एक्सप्लेन देखिए यहाँ पे क्या है? पियाजे देखिए यहाँ पे
क्या लिखा है, पियाजे बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं जो है ना अवस्था की पहचान पियाजे द्वारा की गई है, दी गई है। ठीक है, पहला क्या है, ये 1 नंबर क्या है, 1 नंबर संवेदी, 2 नंबर क्या है, 2 नंबर पूर्व, 3 नंबर क्या है, 3 नंबर है मूर्त, और 4 नंबर क्या है, तो 4 नंबर क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे देखिए संवेदी गामक अवस्था कितने से कितने, 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है, 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किससे ये हो जाएगा, कितने से होता है, कितने होता है, ये 12 से 18 वर्ष की हो जाता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको यह जो है ना एक्सप्लेन आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा। ठीक है, उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, ये सीटेट जो है ना 2011 का क्वेश्चन था, और उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, मैं अगले क्लास में इससे अगले वर्ष का मैं क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए, इस क्लास को देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिए। ठीक है, और इसको इस पे क्या कीजिए, और जैसे कि मान लीजिए इसमें इस चैनल पे, मेरे चैनल पे क्या है ना, जिसमें EVS का भी क्लास इस पे मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो EVS को भी आप लोग देखिएगा, मैथ्स का भी दिया करेंगे। ठीक है, हिंदी का भी दिया करेंगे। ठीक है, और EVS तो दे ही रहे हैं, तो CDP का भी मतलब जो ना प्रत्येक वर्ष का मैं दिया करूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए लेंगे। ठीक है, और इसको वॉच भी करेंगे। ठीक है, और दोस्तों के साथ क्या कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच इस क्लास को